नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। कक्षा 12 का पार्ट 5 पृष्ठीय रसायन है, जिसका तीसरा पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस तीसरे पार्ट में आज हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर आए हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह पिछले टॉपिक में रह गया था हमारा। इसके अलावा फ्राइनलिक समतापी वक्र क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या क्या है, इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम देखें तो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है गैस की प्रकृति। देखिए गैस यहाँ पर क्या है, गैस यहाँ पर है अधिशोष्य, जिसका अधिशोषण होता है वो गैस है। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि अधिशोष्य की प्रकृति कैसी है, उस पर अधिशोषण का मात्रा डिपेंड करती है। इसी प्रकार से दूसरा है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा कारक है ताप का प्रभाव। ताप किस प्रकार से अधिशोषण को प्रभावित करता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद है अधिशोषक का सक्रियण, अर्थात अधिशोषक जो भी हमने लिया है उसको हम किस प्रकार से एक्टिव कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अधिशोषण कर सके। और लास्ट है दाब का प्रभाव, किस प्रकार से दाब अधिशोषण को प्रभावित करता है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की प्रकृति के बारे में। गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि अधिशोषण गैस का कम होगा या ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि दो प्रकार की गैसें होती हैं। कुछ गैसें होती है जो आसानी से द्रवित हो जाती है और कुछ होती है जो आसानी से द्रवित नहीं होती है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है। और जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है वो आसानी से अधिशोषित भी हो जाती है। और जो गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन गैसों को हम आसानी से द्रवित नहीं कर सकते हैं। इनको द्रवित करने के लिए माइनस में भी बहुत ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती है उनका अधिशोषण कम होता है, और जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उनका अधिशोषण ज्यादा होता है। अच्छा, अब ये कोई गैसें द्रवित होती है, कम द्रवित होती है, ज्यादा द्रवित होती है, आसानी से द्रवित होती है या कठिनाई से द्रवित होती है, ये डिपेंड करता है क्रांतिक ताप पर। क्रांतिक ताप के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कौन सी गैस आसानी से द्रवित होगी और कौन सी गैस नहीं होगी। इसकी परिभाषा समझाने से पहले मैं एक उदाहरण से आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण मैं यहाँ पर ले रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप होता है 31 डिग्री सेल्सियस और इसका क्रांतिक दाब होता है 72.8 वायुमंडलीय दाब। अब इसका क्रांतिक ताप 31 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का और उच्च दाब हमने लगा दिया। उच्च दाब लगा करके हम इस गैस को द्रव में बदल सकते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 10 डिग्री सेल्सियस पर। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। अब भी हम उच्च दाब लगा करके और कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। हम टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाते हैं। 20 डिग्री के बाद हम लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तब भी हम देखते हैं कि जब उच्च दाब लगाते हैं तो गैस आसानी से द्रव में परिवर्तित की जा सकती है। उच्च दाब लगाकर, बहुत अधिक प्रेशर लगा करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर भी। लेकिन यदि हम 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लें, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हम कितना भी दाब लगा दें, कितना ही उच्च 1000 एटीएम प्रेशर ही लगा दो भले ही आप, लेकिन आप उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर हम परिवर्तित कर पाते हैं? वो है 31। अर्थात जब 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब हम उच्च दाब लगा कर, और उच्च दाब भी कितना है यहाँ पर 72.8
ATM प्रेशर लगा करके हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह क्रांतिक ताप एक अधिकतम तापमान होता है जिस पर आप दाब लगा करके गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे अधिक ताप यदि आप लोगे, जैसे अपन ने 32, 33 या इससे ज़्यादा कुछ भी ले लो, तब आप कितना ही दाब लगा लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को आप द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। अब हम परिभाषा देखते हैं। किसी गैस के लिए वह न्यूनतम ताप, यहां न्यूनतम ताप कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस, जिससे अधिक ताप पर, यानी 31 से अधिक टेम्परेचर यदि हम ले लेंगे तो जिससे अधिक ताप पर उसका द्रवीकरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात गैस को द्रव में नहीं बदला जा सकता है, चाहे दाब कितना ही अधिक लगा लिया जाए, तो वो जो न्यूनतम ताप है वो न्यूनतम ताप कहलाता है क्रांतिक ताप। जिन गैसों के लिए क्रांतिक ताप का मान उच्च होता है उनका अधिशोषण अधिक होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि क्रांतिक ताप यदि किसी का उच्च होता है तो उसकी द्रवित होने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। द्रवित होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब उसकी अधिशोषित होने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। हम कह सकते हैं कि क्रांतिक ताप उच्च होने पर गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाती है। ये सब बात हम कर रहे हैं भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत, क्योंकि भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की बात करें, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है, हर किसी पर रासायनिक अधिशोषण नहीं होता है, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। इसीलिए यहाँ पर अधिशोषण रासायनिक बंध की प्रबलता पर निर्भर करता है, क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है। रासायनिक अधिशोषण की बात कर रहे हैं। यदि हम चारकोल ले लें, चारकोल पर अधिशोषण का घटता हुआ क्रम हम कुछ गैसों का रखें तो हम देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे आसानी से अधिशोषित हो जाती है चारकोल के ऊपर, फिर अमोनिया का नंबर आता है, फिर HCl, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस तरह से ये घटता हुआ क्रम यहाँ पर होता है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि सबसे आसानी से अधिशोषित होने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका मतलब सर्वाधिक क्रांतिक ताप भी किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का ही होगा। और यहाँ इस लिस्ट में सबसे न्यूनतम क्रांतिक ताप किसका होगा, वो हाइड्रोजन गैस का होगा। तो इस प्रकार से गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसका अधिशोषण ज्यादा होगा या कम होगा। बात करते हैं दूसरा प्रभावित करने वाला कारक, यह है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। रंध्र युक्त या बारीक चूर्ण के रूप में जब ठोस पदार्थ को लिया जाता है तब उसका अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। दो कंडीशन है, या तो रंध्र होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा उसमें, यानी खुरदरा होना चाहिए, और दूसरा यह बारीक चूर्ण के रूप में होना चाहिए। इन दो परिस्थितियों में अधिशोषण बहुत अधिक होता है। आखिर क्या कारण है, क्यों अधिक होता है? उसका सीधा सीधा सा कारण है क्योंकि जब ये रंध्र युक्त या बारीक चूर्ण के रूप में होता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो अधिशोषण भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, यहां हमने कोयला का एक टुकड़ा ले लिया है और यहां पर अपन ने कोयले का चूर्ण ले लिया है। हम समझ सकते हैं कि जो कोयला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये हवा के कहां कहां टच में आ रहा है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, जबकि चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इसीलिए यदि ये चारकोल है तो इस ठोस रूप में या टुकड़े के रूप में चारकोल के बजाय चूर्ण के रूप में हम चारकोल लेते हैं तो इस पर अधिशोषण अधिक होता है। इसी प्रकार से दूसरा अपन ने बोला रंध्र युक्त, जैसे एक नीचे मैंने चारकोल लिया है, ये इस चारकोल में आप समझ सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे से रंध्र बने हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से छेद, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे यहाँ छोटे छोटे से छेद हैं। जितने ज्यादा छोटे छोटे छेद हैं उसका मतलब उसमें रंध्र उतने ही ज्यादा है, और जितने ज्यादा रंध्र होंगे उतना ही ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिशोषण भी यहाँ पर ज्यादा होता है। कुछ उदाहरण जैसे सिलिका जेल, अपन ने सिलिका जेल को पहले भी पढ़ा है, ये चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं, गोलियों के रूप में इस तरह से भी लिया जा सकता है। रेने निकल, ये यहाँ पर रेने निकल का चूर्ण मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये रेने निकल। इसके अलावा चारकोल की तो बात अपन ने की है। ये सारे के सारे जब चूर्ण रूप में लिए जाते हैं तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है और अधिशोषण भी ज्यादा होता है। अच्छा, अब एक छोटी सी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, वो है विशिष्ट क्षेत्रफल। विशिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अधिशोषक की मात्रा लेनी पड़ेगी 1 ग्राम।
ये बिल्कुल फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम अपन ने ठोस अधिशोषक ले लिया तो उसके ऊपर उपलब्ध जो सतही क्षेत्रफल है, यानी 1 ग्राम ठोस अधिशोषक जो अपन ने चूर्ण के रूप में ले लिया है या किसी भी रूप में ले लिया है, तो उसके ऊपर जो उपलब्ध सतही क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल को विशिष्ट क्षेत्रफल कहा जाता है, क्योंकि उसी विशिष्ट क्षेत्रफल पर अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ धातुओं के बारे में देखें अपन, तो धातुओं में अधिशोषण की क्षमता का क्रम देखें अपन, तो कोलॉइडी पैलेडियम, ये कोलॉइडी पैलेडियम का चित्र है। कोलॉइडी पैलेडियम सर्वाधिक अधिशोषण की क्षमता रखता है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है प्लेटिनम धातु जो चित्र में दिखाई गई है, फिर है गोल्ड सोना, और लास्ट में है निकल। ये घटता हुआ क्रम है धातुओं का कि कौन सी धातु अधिक अधिशोषण की क्षमता रखती है। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। पैलेडियम का सर्वाधिक अधिशोषण की क्षमता होती है, फिर प्लेटिनम, ऑरम और फिर निकल। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है ताप। ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है? ताप का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि अधिशोषण की प्रक्रिया आपने पढ़ा है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, अर्थात जब अधिशोषण होता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अतः स्थिर दाब को अपन क्या करते हैं? स्थिर कर दें। स्थिर दाब पर जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में कमी होती है, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि जब ऊष्मा बाहर निकल रही है तो अधिशोषण बढ़ रहा है, अधिशोषण बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम ऊष्मा देने लग जाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में अपने आप ही कमी आ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में यहाँ पर कमी आती है। अतः हम बोल सकते हैं अधिशोषण ऊष्मा की परिभाषा अपन ने पहले भी देख ली है कि ठोस के द्वारा किसी गैस का अधिशोषण होने पर, ठोस के द्वारा किसी गैस का अधिशोषण होने पर जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसी उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को अधिशोषण ऊष्मा हम कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल गैस का जब अधिशोषण होता है तो मुक्त होने वाली ऊष्मा को मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। दोनों बात अपने पिछले टॉपिक में भी देखी थी। पिछला टॉपिक यदि आपको देखना है तो इसके लिए मैंने ऊपर टेक दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं वो स्थिर दाब पर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। स्थिर दाब, तो स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा क्या होती है? x/m। x/m को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। यहाँ पर x जो है वो अधिशोष्य की मात्रा है और m यहाँ पर अधिशोषक की मात्रा होती है। तो अधिशोष्य और अधिशोषक की मात्राओं का अनुपात ही अधिशोषण की मात्रा कहलाता है। तो अधिशोषण की मात्रा तथा ताप के मध्य आरेख खींचा जाता है, तो उस आरेख को हम अधिशोषण समदाबी कहते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। दोनों के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। मैं इसका टेग ऊपर दे दूंगा, आप इस टॉपिक को जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर समझने में आएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले भौतिक अधिशोषण की बात करें। क्योंकि भौतिक अधिशोषण में मैंने बताया कि अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में दुर्बल वांडर वाल्स बल होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने के साथ साथ वो अधिशोषित हुई गैसों के कण वापस वहां से हटने लग जाते हैं, अर्थात अधिशोषण कम होने लग जाता है, अधिशोषण के बजाय होने लग जाता है विशोषण। विशोषण भी हमने पहले पढ़ा है कि जब अधिशोष्य के कण जो अधिशोषक के ऊपर जुड़े हुए थे वो वहां से हटने लग जाए, अपने स्थान से वापस हटने लग जाए, तो ये विशोषण कहलाता है। यहां पर जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं, ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। अधिशोषण की मात्रा x/m मैंने अभी आपको बताया। तो भौतिक अधिशोषण में जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में लगातार कमी आती रहती है। जबकि हम बात करें रासायनिक अधिशोषण में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, रासायनिक अधिशोषण जब होता है तो उसमें रासायनिक बंध और विशेष रूप से कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जब सहसंयोजक बंध बनता है
तो बंध बनने के लिए पहले आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा की। जब तक किसी यौगिक को सक्रियण ऊर्जा नहीं मिलती है तब तक अधिशोषण नहीं होता है। तो इसीलिए शुरू में तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से सक्रियण ऊर्जा उनको मिलती जाती है और सक्रियण ऊर्जा मिलते रहने के कारण अधिशोषण की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन एक निश्चित ताप, एक अधिकतम तापमान आ जाता है, उसके बाद यदि फिर आप ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा में फिर कमी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से रासायनिक अधिशोषण में शुरू में तो ताप बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन उसके पश्चात फिर जब तापमान बहुत अधिक कर देते हैं तो अधिशोषण की मात्रा फिर लगातार कम होती जाती है। तो इस प्रकार से यह ताप का प्रभाव हो गया। ताप के प्रभाव के बाद अब हम बात करते हैं चौथा प्रभाव, सक्रियण। कोई भी अधिशोषक है, उस अधिशोषक पहले से यह मान लीजिए, लेकिन उसकी सक्रियता कम हो गई है, तो उसकी सक्रियता को कैसे बढ़ाएं? सक्रियता बढ़ा देंगे तो अधिशोषण अपने आप ही उसमें बढ़ जाएगा। तो सक्रियण कहते किसे हैं? सबसे पहले अपन बात करें कि किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना, किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को हम बढ़ा दें, उसे ही अधिशोषक का सक्रियण कहा जाता है। तो अधिशोषक का सक्रियण हम कैसे कर सकते हैं? करने के तीन तरीके हैं। इन तीनों तरीकों को हम समझते हैं। सबसे पहले है धात्विक अधिशोषकों को यांत्रिक रगड़ या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सक्रिय किया जाता है, यानी इनको आपस में रगड़ दिया जाए। जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, सबसे पहले चित्र में यहाँ पर धातुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है। रगड़ने से क्या होता है, इनकी परतें साफ हो जाती है और अधिशोषण करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। दूसरा है अधिशोषक को छोटे छोटे कणों में अर्थात चूर्ण में बदल करके अधिशोषक क्षमता में वृद्धि करना। ये दूसरे चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से चारकोल के टुकड़े, हम मोटे मोटे टुकड़े डाल रहे हैं और यहाँ मशीन में पिस करके और ये बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो रहा है। तो अपन ने पहले भी पढ़ा है, बारीक चूर्ण में जब ये परिवर्तित हो जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण फिर इसका अधिशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब हम कोई सुपरमैन तो है नहीं, तो जैसे सुपरमैन इस चित्र में दिखाई दे रहा है, कोयले के टुकड़े को लेता है और मसल करके उसको चूर्ण में बदल लेता है और वहां से हीरा बाहर निकाल लेता है। तो ऐसी परिस्थिति हमारी है नहीं, हमारे को तो मशीनों का ही उपयोग यहाँ पर करना पड़ता है और उसको चूर्ण में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और तीसरा है पहले से उपस्थित अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर, क्योंकि कोई भी अधिशोषक है, जैसे चारकोल है, अब ये चारकोल है तो चारकोल यदि खुला पड़ा रहेगा तो इसकी सतह पर कोई न कोई गैसें आकर के बैठ जाएगी और जब गैसें आकर बैठ जाएगी तो फिर यहाँ अधिशोषक के ऊपर जगह की कमी हो गई और जगह की कमी हो गई तो अधिशोषण कम मात्रा में कर पाएगा ये। इसीलिए जरूरी है पहले ये जो अधिशोषित हो रखे हैं इनको यहाँ से हटा दिया जाए। हटाएंगे तो ये आपका चारकोल बिल्कुल खाली हो जाएगा, सतह साफ हो जाएगी और फिर ये अधिशोषण अधिकतम मात्रा में कर पाएगा। तो अब इसको हटाने के लिए क्या करना है? इसको हटाने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कार्बन को निर्वात के अंदर अति तप्त जल वाष्प के साथ गर्म किया जाता है। अति तप्त जल वाष्प यानी स्टीम के साथ हम इसको गर्म करते हैं। जब स्टीम के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन के ऊपर से या चारकोल के ऊपर जो भी नमी है, जो भी हाइड्रोकार्बन है, जो भी अन्य गैसें हैं वो वहां से हट जाती है और इस प्रकार से चारकोल साफ हो जाता है और इस प्रकार के चारकोल को ही हम सक्रिय चारकोल कहते हैं। और इस प्रकार से अधिशोषक के ऊपर अशुद्धियों को हटाकर भी हम अधिशोषक का सक्रियण कर सकते हैं। तो इन तीन प्रकार से हम सक्रियण कर सकते हैं। एक बार फिर हम देख लें। सबसे पहले यांत्रिक रगड़ के द्वारा जब इनको रगड़ दिया जाता है ऊपर से तो ऊपर जो भी अधिशोषित है वो वहां से हट जाएंगे। दूसरा है चूर्ण में बदलकर, जब किसी भी ठोस को चूर्ण में बदल देते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे अधिशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। और तीसरा है कि किसी पदार्थ के ऊपर पहले से ही अधिशोषित अशुद्धियों को वहां से हटाकर भी हम उसका सक्रियण कर सकते हैं। अब अंतिम प्रभावित करने वाला कारक हम देखते हैं, वो है दाब का प्रभाव। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसी पर आगे हम फ्राइडलिच समतापी वक्र भी पढ़ेंगे
तो दाब का प्रभाव समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि दाब बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा x/m मैंने अभी आपको बताई थी। x यहाँ पर अधिशोष्य का भार है, जितना वो अधिशोषित हो जाता है उसका मात्रा है, जबकि m यहाँ पर अधिशोषक की मात्रा है। तो अधिशोष्य की मात्रा और अधिशोषक की मात्रा का अनुपात ही अधिशोषण की मात्रा अर्थात x/m कहलाती है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं, हम इधर ग्राफ में देख रहे हैं, जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ने के साथ साथ जो अधिशोषण की मात्रा है उसका मान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम आगे देखें, स्थिर ताप पर, तापमान को स्थिर रखना है क्योंकि यह प्रक्रम हमारे को स्थिर ताप पर ही करना है। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m तथा गैस के दाब अर्थात P के बीच में हम संबंध बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ को ही हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। यानी x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में संबंध, इसे ही अधिशोषण समतापी कहा जाता है। तथा इसके मध्य आरेख जब हम बनाते हैं तो एक सीधी रेखा हमारे को प्राप्त होती है। ये सीधी रेखा वाला जो आरेख है इसको हम समतापी वक्र कहते हैं। तो दो बातें हो गई यहाँ पर, एक अधिशोषण समतापी और एक समतापी वक्र। तो ये समतापी वक्र यहाँ पर हमारे को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है, एक अधिकतम दाब ऐसा आता है, उसके बाद अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है और ग्राफ स्टेबल हो जाता है। उस दाब को हम बोलते हैं संतृप्त दाब, P सैचुरेटेड। यानी जिस दाब पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाती है, अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाती है, उस दाब को संतृप्त दाब अर्थात PS के नाम से जाना जाता है। इस दाब पर अधिशोषण तथा विशोषण की मात्रा में साम्य स्थापित हो जाता है। यानी संतृप्त दाब जब भी होगा तो संतृप्त दाब वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अधिशोषण बराबर हो जाता है विशोषण, अर्थात दोनों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। जितना अधिशोषण होता है उतना ही वहां पर विशोषण भी होता रहता है। किस कंडीशन में? संतृप्त दाब वाली परिस्थिति में। तो इस तरह से ये प्रभावित करने वाले कारक सारे पूरे हो गए हैं। अब हम बात करते हैं समतापी वक्र की। अधिशोषण के लिए समतापी वक्र, और समतापी वक्र को समझाने के लिए हमने एक परिभाषा अभी देखी थी कि समतापी वक्र क्या होता है। निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा साम्य दाब, अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के बीच में जो संबंध है उसी संबंध को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। यह बात अभी कुछ देर पहले अपन ने पढ़ी थी। इसी बात को फ्राइंडलिच ने सबसे पहले बताने का प्रयास किया। इन्होंने अधिशोषण की मात्रा अर्थात x/m तथा दाब P के मध्य जो भी परिवर्तन होता है, ग्राफीय परिवर्तन होता है, उसके गणितीय रूप को समझाया फ्राइंडलिक भाई साहब ने। इसीलिए इस समतापी वक्र को फ्राइंडलिक समतापी वक्र भी कहा जाता है। अब समतापी वक्र जब इन्होंने तैयार किया तो समतापी वक्र से कुछ प्रेक्षण इनको प्राप्त हुए। अब वो 3 प्रकार के प्रेक्षण थे। सबसे पहला है निम्न दाब पर, फिर दूसरा हम देखेंगे उच्च दाब पर, और तीसरा है दाब की माध्यमिक सीमा में। हम बात करते हैं पहले निम्न दाब पर। निम्न दाब पर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दाब और अधिशोषण की मात्रा में शुरुआत में समानुपाती वाला संबंध होता है। अर्थात जैसे जैसे दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। इसीलिए उन्होंने देखा कि x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा और दाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाकर जब भी बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो एक समानुपातिक स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम समानुपातिक स्थिरांक ले रहे हैं k, तो हम इसको लिख सकते हैं x/m = kp। तो यहाँ ये वाला पहला निम्न दाब की कंडीशन में हमारे को प्राप्त हो रहा है, जिसमें दाब अधिशोषण की मात्रा के समानुपाती होता है। फिर हम बात करते हैं उच्च दाब की। बहुत अधिक उच्च दाब पर हमने देखा कि संतृप्त दाब होता है और उस पर अधिशोषण की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इस परिस्थिति में
आरेख हमारा निश्चित हो जाता है। अतः x अपॉन m का मान दाब से स्वतंत्र होता है, अर्थात बहुत अधिक उच्च दाब हम कर देंगे तो अधिशोषण की मात्रा के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x अपॉन m अर्थात अधिशोषण की मात्रा समानुपाती होगी दाब की घात 0 के, दाब की घात 0, p की घात 0 यहाँ पर लगाते हैं, इसके समानुपाती होती है। और वही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम एक स्थिरांक यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ भी हमने एक स्थिरांक लगा दिया है k। किसी की भी घात 0 होती है तो उसका हमेशा मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी p की घात 0 है तो उसका मान तो 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिशोषण की मात्रा किसके बराबर हो गई है, एक स्थिरांक के बराबर हो गई, अर्थात उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा एक निश्चित मान हो जाती है। तो यहाँ पर उच्च दाब पर अपन देख रहे हैं अधिशोषण की मात्रा निश्चित हो गई है। अब दाब कितना ही बढ़ा लीजिए आप, दाब बढ़ने का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तीसरी स्थिति पर हम चलते हैं, दाब की माध्यमिक सीमा में, यानी दाब न तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, बीच वाली स्थिति है। तो उस बीच वाली स्थिति में हम देखें तो x अपॉन m का जो मान है वो दाब p के घातांक के ऊपर निर्भर करता है, यानी p की कुछ घातांक होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। और इस जो भी घातांक आएगी, इस घातांक का मान 0 से लेकर के और 1 के बीच में होता है, यानी 0 से 1 के बीच में ही इसका मान होता है। जैसे यहाँ इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि x अपॉन m इजक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n, ये जो घातांक है 1 अपॉन n इस पर निर्भर करता है और इस घातांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। यहाँ n और जो k है स्थिरांक, इसका मान अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि हम दाब की माध्यमिक सीमा को गणितीय रूप से देखें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि x अपॉन m अर्थात अधिशोषण की मात्रा दाब की घात 1 अपॉन n के समानुपाती होती है। तो ये घातांक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 अपॉन n। समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो x अपॉन m बराबर हो गया k p की घात 1 अपॉन n। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम बात करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लें, इसके दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो x अपॉन m के इधर लॉग ले लिया तो हो गया ये लॉग x अपॉन m, k के साथ लॉग लगा दिया तो हो गया लॉग k। जब गुणनफल में होता है तो लॉग प्लस में हो जाता है और फिर लॉग p की घात 1 अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला हमारे को प्राप्त हो जाता है। इस वाले फॉर्मूले में यदि log p की घात 1 अपॉन n है तो ये इधर आके गुणा में चली जाती है, तब हम इसको लिख देंगे log x अपॉन m इजक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये सूत्र हमारे को फाइनली प्राप्त हो जाता है फ्राइनलिक समतापी वक्र में। और इस सूत्र को हम y बराबर mx प्लस c के बराबर लेते हैं। y बराबर mx c एक गणित की बहुत ही फेमस समीकरण है। यहाँ y और x के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो m यहाँ पर ढाल होता है, स्लोप होती है, और c यहाँ पर अंतःखंड होता है, अंतःखंड। इसी प्रकार की समीकरण हमारे को यहाँ प्राप्त हुई है। यहाँ हम log x अपॉन m और log p के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो log x अपॉन m और log p के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इसके अनुसार हमारे को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस सीधी रेखा का जो ढाल होगा वो ढाल होगा 1 अपॉन n, और जो अंतःखंड होता है, अंतःखंड जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है और मूल बिंदु के बीच का जो स्थान होता है वो अंतःखंड कहलाता है। तो अंतःखंड यहाँ पर हो गया log k। इस तरह से इसके मध्य का ग्राफ भी हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो दोनों तरफ जब हम लघुगणक ले लेते हैं तो हमारे को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल तो 1 अपॉन n हो गया और अंतःखंड log k के बराबर होता है। तो यह फ्राइनलिक समतापी वक्र है। इस समतापी वक्र को यदि अपन एक बार और ध्यान से देखें तो 3 स्थितियां हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको। पहली निम्न दाब पर है और निम्न दाब पर x अपॉन m दाब के समानुपाती होता है। दूसरी अपन ने उच्च दाब लिया, बहुत अधिक उच्च दाब होता है तो x अपॉन m अर्थात अधिशोषण की मात्रा दाब की घात के 0 के बराबर होती है, के समानुपाती होती है। और तीसरी स्थिति मध्यवर्ती दाब आती है यहाँ पर,
जहां अधिशोषण की मात्रा दाब की घात 1/n, P की घात 1/n के समानुपाती होती है। तो 3 स्थितियों में आपको ध्यान रखना है, और 3 स्थितियों के चलने के बाद हम फिर अगला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। अब तक अपन ठोस प्रावस्था की बात कर रहे थे। हमने जो भी प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं, फ्रेंडली समतापी वक्र देखा है, वो ठोसों के लिए ही देखा है स्पेशली। अब हम विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की बात कर रहे हैं, क्योंकि विलयन में भी अधिशोषण होता है। हमने शुरू में ही कहा था, या तो ठोस के ऊपर या द्रव के ऊपर अधिशोषण होता है। तो ठोस वाला हमने देख लिया है, अब द्रव वाले की भी एक संक्षेप में हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ एक चित्र देखते हैं। इस चित्र में हम सबसे पहले चारकोल लेते हैं, एनिमल चारकोल है, और उसको हमने एक विलयन जिसका नाम है मेथिलीन ब्लू उसके अंदर डाल दिया है। और जब हिलाते हैं, इसको हिलाने पर हम देख रहे हैं कि इसका जो नीला रंग होता है वह रंगहीन हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है कि जो चारकोल है वो चारकोल मेथिलीन ब्लू के नीले कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे विलयन में से नीले कण हट जाते हैं और विलयन हमारा रंगहीन हो जाता है। यह विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए इसको डिटेल से अपन देखें। चारकोल अशुद्ध शर्करा विलयन से रंजकों का अधिशोषण कर लेता है। अभी हमने चारकोल डाला, एनिमल चारकोल, वो मेथिलीन ब्लू को अधिशोषित कर रहा था, जिससे विलयन रंगीन हो गया था। इसी प्रकार से अशुद्ध शर्करा, इसीलिए उसमें एनिमल चारकोल मिलाया जाता है। एनिमल चारकोल क्या करता है, उस अशुद्ध शर्करा का जो पीला रंजक होता है, उस पीले रंजक को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, और इस प्रकार से हमारी शक्कर बिल्कुल साफ सफेद झक हो जाती है। तो यह भी एक विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का उदाहरण है। इसी प्रकार से लिटमस का विलयन हम ले लें। लिटमस का विलयन नीले रंग का होता है, लाल लिटमस भी होता है, नीला भी लिटमस होता है। उसमें भी यदि अपन चारकोल मिला दें तो चारकोल मिलाने से लिटमस का नीला रंग रंगहीन हो जाता है। अर्थात ये जो उदाहरण है ये सारे के सारे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के उदाहरण हैं। यदि विलयन प्रावस्था में जो भी अधिशोषण होता है उस पर हम अधिशोषण सिद्धांत अप्लाई कर, अधिशोषण की मात्रा x/m बराबर होती है k, जो कि स्थिरांक है। बस यहाँ पर c का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ हम गैस ले रहे थे, गैस के लिए दाब का उपयोग करते हैं, और जब हम विलयन लेते हैं तो विलयन के लिए सांद्रता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ दाब के स्थान पर हम सांद्रता का उपयोग अर्थात c का उपयोग करते हैं। तो सूत्र बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, x/m = k c की घात 1/n। और उसी प्रकार से यहाँ दोनों तरफ लघु गुणक ले लें तो हमारे पास हो जाएगा log x/m log k + 1/log c। ये वैसी की वैसी समीकरण हमारे को प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि y = mx + c वाली समीकरण मिल जाएगी। यहाँ पर भी यदि अपन ग्राफ बनाते हैं तो हमारे को एक बिल्कुल सीधी रेखा ग्राफ की प्राप्त होती है। ग्राफ का जो ढाल होगा वो ढाल 1/n होगा, और जो अंतःखंड होता है वो log k होता है। और ये जो ग्राफ है log x/m और log k के बीच में बनाया जाता है। ये वही बात है जो अभी अपन ने कुछ समय पहले देखी है। अर्थात यहाँ पर भी log x/m को log c के विपरीत आलेखित किया जाता है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि फ्रेंडलिक समतापी वक्र के बिल्कुल समान होती है। यहाँ पर हम देखें x विलय की अर्थात जो भी अधिशोष्य है उसकी मात्रा है, c यहाँ पर साम्यावस्था पर विलयन में विलय की सांद्रता है, k साम्यावस्था स्थिरांक होता ही है, m यहाँ पर जो अधिशोषक है उसकी मात्रा या भार है, और n यहाँ पर एक स्थिरांक होता है। तो ये विलयन प्रावस्था में अधिशोषण हो गया है। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है अधिशोषण के अनुप्रयोग। ओहो, चित्र को देखकर डरना नहीं है, यह एक मास्क का चित्र है, बिल्कुल मास्क है ये। कोयले की खदानों में जो लोग कोयला खोदने का काम करते हैं उनको इस तरह का मास्क लगाना जरूरी होता है। इस मास्क में यहाँ पर जो नाक का पार्ट है इस जगह पर यहाँ चारकोल भरा रहता है। क्या भरा रहता है?
चारकोल भरा रहता है, जिससे विषैली गैसें अंदर नहीं जा पाती है। खैर, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं अनुप्रयोग की। सबसे पहले है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। अब उच्च निर्वात कैसे उत्पन्न होता है भैया जी? हम एक पात्र ले लेते हैं। इस पात्र में मान लीजिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसें भरी हुई है। इस पात्र में हम कुछ मात्रा में चारकोल भर देते हैं। चारकोल भरने से क्या होगा कि यहाँ जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो आकर के और इस चारकोल की सतह पर अधिशोषित होने लग जाती है, जिससे क्या होगा, इस पूरे पात्र में गैस की मात्रा में कमी आएगी। और गैस की मात्रा में कमी आने का मतलब यह है कि इसमें और ज़्यादा निर्वात उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से चारकोल का उपयोग करके हम निर्वात की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है गैस मास्क। जैसा कि अभी अपन ने बात की, इसमें एक्टिव चारकोल या अधिशोषकों के मिश्रण को भर देते हैं गैस मास्क के अंदर, जिसका उपयोग कोयले की खानों में काम करने वाले लोग श्वसन करते समय इस प्रकार के मास्क का उपयोग करते हैं, जिसमें विषैली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन आदि चारकोल के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है, तथा आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारकोल में से पास होकर हमारी श्वसन क्रिया में काम में आ जाती है। तो इस प्रकार से गैस मास्क में भी चारकोल का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता पर नियंत्रण करने के लिए अपन ने पहले बात की थी, यदि हम कोई पात्र ले लें जिसमें नमी है, उसमें हम सिलिका जेल डाल दें। जब इसमें सिलिका जेल डालते हैं तो यहाँ इस पात्र में जो भी नमी है वो इस सिलिका जेल की सतह के ऊपर अधिशोषित हो जाती है, और इस तरह से हम आर्द्रता अर्थात नमी को कंट्रोल कर लेते हैं। सिलिका जेल के स्थान पर एल्यूमिनियम जेल का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगला अनुप्रयोग है इसका, विलयन से रंगीन पदार्थों को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी कुछ समय पहले अपन ने इसका उदाहरण देखा भी है। जानता चारकोल को शक्कर के विलयन में डाल दें तो शक्कर में जो भी गंदगी है वो जानता चारकोल के ऊपर अधिशोषित हो जाती है, और इस प्रकार से रंगीन अशुद्धियों को हम वहां से हटा देते हैं। अगला अनुप्रयोग है विषमांगी उत्प्रेरण। कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे यहाँ हम 3 अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, जैसे अमोनिया के उत्पादन में लोहे का उत्प्रेरक की तरह उपयोग किया जाता है। अमोनिया किस किस से बनती है? देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के NH3 का निर्माण करते हैं। यहाँ उत्प्रेरक के रूप में हम Fe का उपयोग करते हैं। Fe यानी लोहा उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है। अब ये उत्प्रेरक क्या करता है? ये जैसे लोहा है, तो अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये अभिक्रिया करने के लिए पहले इस लोहे की सतह पर आकर के अधिशोषित होते हैं, और दोनों जब अधिशोषित हो जाते हैं तब यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है और फिर अमोनिया का निर्माण होता है। यानी जो उत्प्रेरक होता है, विषमांगी उत्प्रेरक होता है, वह गैसों को अभिक्रिया करने के लिए सतह उपलब्ध कराता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो हम यहाँ देखें, उत्प्रेरक की ठोस सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहले लोहे की सतह पर अधिशोषित होते हैं, जिससे अभिक्रिया तेजी से होने लग जाती है। एक उदाहरण ये हो गया। इसी प्रकार से संपर्क प्रक्रिया, संपर्क प्रक्रम में H2SO4 का निर्माण करते हैं। इसमें हम प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तेलों के हाइड्रोजनीकरण में हम निकल धातु का विषमांगी उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अधिशोषण का अगला अनुप्रयोग है अक्रिय गैसों का पृथक्करण। जी हाँ, अक्रिय गैसों को पृथक करने के लिए सामान्यतया नारियल चारकोल का उपयोग किया जाता है। नारियल चारकोल अलग अलग अक्रिय गैसें, आपको पता है अक्रिय गैसें होती है हीना, नीना और करीना, जीना और रीना। ये 6 अक्रिय गैसें होती है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण में से अक्रिय गैसों का पृथक्करण करने के लिए नारियल के चारकोल का उपयोग किया जाता है, जिसके ऊपर अक्रिय गैसें भिन्न भिन्न तरीके से अधिशोषित हो जाती है और फिर उनको वहां से अलग कर लिया जाता है। अगला है व्याधियों के उपचार में। व्याधि अर्थात बीमारी। हमारे शरीर में बीमारियां होती है, बीमारियां होती है तो हमारे को खानी पड़ती है दवाइयाँ। बीमार होने पर खानी पड़ती है दवाइयाँ। तो जब हम ये दवाइयाँ खाते हैं
तो वो दवाई हमारे शरीर के अंदर जाती है और जितने भी कीटाणु, वायरस, रोगाणु है वो इन दवाइयों की सतह के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारा इलाज होता है। झाग प्लवन विधि आपने पढ़ी हुई है। झाग प्लवन विधि में हम चीड़ का तेल जो कि झाग कारक होता है, इसके अलावा एक प्लवन कारक का भी उपयोग करते हैं। ये चीड़ का तेल और प्लवन कारक क्या करते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको सिलिकेट्स या अन्य मृदा पदार्थों से अलग कर देते हैं। सल्फाइड अयस्कों को, जैसे जिंक सल्फाइड है, इस जिंक सल्फाइड को मिश्रण में से अलग करने का काम चीड़ के तेल और प्लवन कारक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो जिंक सल्फाइड है वो जिंक सल्फाइड इनकी सतह के ऊपर यानी झाग कारक और प्लवन कारक की सतह के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं और उनको आसानी से हम अलग कर लेते हैं। अगला अनुप्रयोग है अधिशोषण सूचक के रूप में, यानी अधिशोषण हो गया है, ये भी सूचना हमारे को प्राप्त होती है। इसके रूप में भी इसके अनुप्रयोग है, जैसे कुछ अवक्षेपों की सतहें, जैसे सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड बोले तो AgX या AgCl भी हो सकता है। AgCl जो कि सफेद रंग का होता है, AgBr जो कि पीले रंग का होता है, और कुछ रंजकों, ये जो AgCl और AgBr है ये अपने ऊपर इयोसिन, फ्लोरेसाइन आदि रंजकों का अधिशोषण कर लेते हैं। जब इनकी सतह पर अधिशोषण हो जाता है तो उस विलयन में से रंग समाप्त हो जाते हैं और रंग समाप्त होते ही हमारे को अंतिम बिंदु की सूचना प्राप्त हो जाती है कि हाँ अधिशोषण कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अधिशोषण सूचक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा है वर्णलेखिकी विश्लेषण, क्रोमेटोग्राफी आपने सुना होगा नाम। क्रोमेटोग्राफी विधि में हम अधिशोषण प्रक्रिया का ही उपयोग करते हैं। यहाँ एक छोटी सी जिफ इमेज के द्वारा समझाने का अपन प्रयास करते हैं। यहाँ इसके अंदर हम जेल भर देते हैं, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, और इस स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में हम अंदर की तरफ जेल भर देते हैं, चाहे सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, और फिर ऊपर से हम उचित विलायक को डालते हैं। तो इस विलायक के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के कुछ पदार्थ हैं जिनको हमारे को अलग करना होता है। और ये जो सिलिका जेल हमने इसके अंदर डाल रखा है, ये सिलिका जेल इन अलग अलग रंगों को अलग अलग तरीके से अधिशोषित करता है। किसी को जल्दी अधिशोषित कर लेता है, किसी को लेट अधिशोषित करता है। तो जो पदार्थ जल्दी अधिशोषित हो जाता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और उसको हम अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार से उस विलायक को डालते रहेंगे, फिर दूसरा वाला भी नीचे की तरफ आएगा और हम उसको अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भी अधिशोषण का ही काम होता है। बेसिकली अधिशोषण की परिघटना पर आधारित वर्णलेखिकीय विश्लेषण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसमें ठोस प्रावस्था स्थिर होती है, यानी जो सिलिका जेल ले लिया वो स्थिर है, तथा गैस या द्रव प्रावस्था चलायमान होती है। जो अपन ने इसमें डाल दी है, ऊपर से विलयन डाल रहे हैं, वो द्रव प्रावस्था चलायमान होती है। यह विधि विभिन्न अवयवों के अलग अलग अधिशोषण क्षमता पर आधारित है, क्योंकि अपन यहाँ दो रंग देख रहे हैं, एक हरा और एक पिंक। हरे रंग का अधिशोषण कम हो रहा है, पिंक कलर का अधिशोषण ज्यादा हो रहा है। जिसका अधिशोषण ज्यादा हो रहा है वो जल्दी अधिशोषित होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस प्रकार से वर्णलेखिकी प्रक्रिया में भी अधिशोषण का ही उपयोग होता है। कपड़ों की रंगाई में भी अधिशोषण काम आता है। फिटकरी का उपयोग करते हुए रंजकों को अधिशोषित कर लेते हैं। कपड़े के ऊपर जो रेशे होते हैं वो रेशे रंजकों को अपनी सतह के ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं और वो रंग जाते हैं। इसके अलावा आयन विनिमय रेजिन, जल के विलवणीकरण में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। इसमें कुछ बहुलकों का उपयोग करते हैं जिनको हम रेजिन कहते हैं। अम्लीय रेजिन का उपयोग धनावेशित आयनों को हटाने में किया जाता है, जबकि क्षारीय रेजिन का उपयोग ऋणावेशित आयनों को हटाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से जल के विशिष्ट आयनों का अधिशोषण करके हम जल को विलवणीकृत कर देते हैं और शुद्ध जल हमारे को प्राप्त होता है। और एक अंतिम अनुप्रयोग हो रहा है गुणात्मक विश्लेषण। एल्यूमिनियम आयन का लेख परीक्षण नाम ध्यान रखना है, अधिशोषण पर ही आधारित होता है। जब हम नीले लिटमस में
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस नीले लिटमस के रंग का अधिशोषण कर लेता है। ये लिटमस है तो नीले रंग का अधिशोषण कर लेगा और ये कुछ समय के पश्चात रंगहीन हो जाता है। ये परीक्षण ही लेक परीक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार से अधिशोषण वाला पार्ट सरफेस केमिस्ट्री में हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और नए नए टॉपिक पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।